गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पूर्व में बच्चों आप लोग बाजार के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसका वर्गीकरण समय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर, ये सारी चीज़ों का वर्णन हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके बाद वाला इसके बाद वाला जो अध्याय है, इसके अंतर्गत आपका प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, उसको हमको डिटेल में पढ़ना है। उसी के अंतर्गत आपको पूर्ण प्रतियोगिता के में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसका भी हमको अध्ययन करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण में पहला जो आता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता। तो हम इसको देख सकते हैं आप लोग, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का रूप। तो यहाँ पे प्रतियोगिता के आधार में 3 प्रकार आप लोगों ने पढ़े थे, पूर्ण प्रतियोगिता, फिर अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। तो हम आते हैं यहाँ पे बाजार के रूप अथवा संरचना के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वर्गीकरण। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, जब पूर्ण प्रतियोगिता उस रूप को कहते हैं जहां वस्तु के बहुत सारे समरूप वस्तु होते हैं और क्रेता और विक्रेता भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इसमें वस्तु तक की कीमत जो है उद्योगों के द्वारा निर्धारित होती है। तो यह जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसमें परिभाषा भी देखिए, यहाँ पे बोल्डिंग के अनुसार परिभाषा दी है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्रेता भी और विक्रेता भी, और एक ही प्रकार की यानी समरूप वस्तुओं का निर्माण यहाँ पे किया जाता है और ये एक दूसरे के अत्यधिक निकट संपर्क में होते हैं और आपस में स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय या वस्तु का क्रय करते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा। इसके पूर्व में भी हमने ये चीज पढ़ी हुई है। यहाँ यह परिभाषा बोल्डिंग के अनुसार है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताओं को हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जो है आप लोग उसको देख सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, फर्म या विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना, यानी पहला फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे फर्म या विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। मतलब आपको पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में होगी और विक्रेताओं की संख्या भी अधिक है। यानी जितनी बहुत ज्यादा उत्पादक फर्में होगी, जहां से उद्योगों से निर्माण कार्य ज्यादा मात्रा में होगा, और साथ ही साथ विक्रेताओं की अधिक संख्या होगी। फिर सिर्फ विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं होगी, क्रेताओं की भी संख्या अधिक होगी। तो इस पॉइंट्स को आप अलग अलग डिक्टेट कर सकते हैं, मतलब इसको अलग से आप वर्णन कीजिए। तो ये विशेषताओं के पॉइंट्स हुए। फिर तीसरा पॉइंट देखिएगा, समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं यानी एक जैसी वस्तुओं की देखिए अलग अलग फॉर्म में है, तो हो सकता है वो एक प्रकार की वस्तुएं बना रहे हैं। यदि हम बोलते हैं कि नहाने की साबुन या कपड़े धोने की साबुन बन रही है, तो एक प्रकार की समरूप वस्तुओं की, मतलब उसी प्रकार की जो साबुन है, नहाने की ही साबुन है, कई प्रकार की कंपनियां निर्माण कर रही हैं। तो समरूप वस्तुएं उपलब्ध है। फिर बाजार का पूर्ण ज्ञान। यहाँ पर, जब पहले भी हमने पूर्व में भी पढ़ा था, क्रेता और विक्रेता दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान है। मतलब जो वस्तु बेच रहा है या जो वस्तु खरीद रहा है, उन दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान है। फिर फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। देखिए इसकी विशेषताओं को अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि एक की विशेषताएं आपने ध्यान रखी तो उसी आधार पे हम अपूर्ण प्रतियोगिता की भी विशेषताएं हम बता सकेंगे और दूसरे के साथ में कंपेयर भी करेंगे। जब हम और आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीजों को फिर से आपको कहीं ना कहीं टकराहट होगी। तो फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, यानी आसानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए कोई भी फर्म आ रही है, कोई भी फर्म जा रही है, उससे प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता का तात्पर्य है, एक तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, इनकी आपस में कैसी है, प्रतियोगिता है, और वो भी कैसी प्रतियोगिता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता है। मतलब कोई जबरदस्ती किसी के माध्यम से कोई किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रतियोगिता स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। मतलब प्रतियोगिता के लिए कोई भी अपनी वस्तु को अधिक बिक्री के लिए कुछ ज्यादा अच्छे से और उसमें क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये प्रतियोगिता कैसी होगी, स्वतंत्र प्रतियोगिता। मतलब लागत कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि हमारी वस्तु ज्यादा बिके।
तो इस प्रकार से सभी जो साधन हैं उत्पादन के, वो पूर्ण गतिशील अवस्था में होंगे। ये जो है इसकी विशेषताएं है, छठवां पॉइंट। फिर सातवां देखिए, विक्रय एवं यातायात लागतों का अभाव। विक्रय एवं यातायात लागतों का अभाव का तात्पर्य है बच्चों, जो भी चीज हम बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रेताओं की संख्या अधिक है, विक्रेताओं की संख्या अधिक है, तो उस वस्तु का प्रचार प्रसार करने के लिए हमको कोई विज्ञापन करवाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में सब चीज अधिक है, क्रेता भी है विक्रेता भी है और मार्केट में पहुंच रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा हमको यातायात का खर्चा या उनको घर पहुंच सुविधा ये सब चीज की भी आवश्यकता नहीं है। अलग से हमको उस वस्तु की पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्ञान भी है, सब चीज गतिशील साधन है। तो इसलिए विक्रय एवं यातायात लागतों का अभाव है, यानी इससे अतिरिक्त खर्चा उस वस्तु का नहीं होगा। और यदि लागत अधिक बढ़ जाएगी, ये सब विक्रय एवं यातायात लागतें बढ़ जाएगी, तो मूल्य में भी उसका फर्क हो जाएगा। तो यहाँ उन सब चीजों की लागत कम होगी। ये सारी प्रतियोगिता जो है, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। अब आते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता एवं विशेषताएं। देखिए पूर्ण भी है, पूर्ण प्रतियोगिता, फिर है अपूर्ण प्रतियोगिता, फिर है एकाधिकार। लेकिन अपूर्ण को मैं बाद में बता रही हूँ आपको, उसका कुछ रीजन है, क्योंकि अपूर्ण के और सब पॉइंट है, तो उसको हमको और थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, तो इसलिए उसको हम बाद में देखते हैं। पहले अब देखिए एकाधिकार। एकाधिकार मतलब जहां पे बाजार की ऐसी स्थिति जहां पे एक ही विक्रेता हो, यानी किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता हो, तो वो बाजार कौन सा कहलाता है? एकाधिकार बाजार होता है। यहाँ कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि कोई और दूसरा विक्रेता ही नहीं है जो उस प्रकार की वस्तु को निर्माण कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ दिया भी है, कुकिंग गैस की बिक्री। ठीक है, कुकिंग गैस की बिक्री और बिजली बोर्ड से बिजली। बिजली बोर्ड जो है, कोई 4-5 बिजली बोर्ड नहीं है कि कभी इस कंपनी से ले लिए कभी उस कंपनी से ले लिए। ये सरकार के अधीन तो सारे बिजली बोर्ड जो है, वो तो ये उन्हीं के द्वारा सप्लाई की जा सकती हैं। तो इसका देखिए मैं बोल रही हूँ, उन्हीं के द्वारा सप्लाई किया जा सकता है, यानी उनकी ही द्वारा पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये एकाधिकार प्रतियोगिता है, जिसमें किसी वस्तु का और कोई विक्रेता नहीं है, एक ही विक्रेता है। एक ही विक्रेता है मतलब एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है, निर्माण का कार्य एक ही। तो यहाँ पे तभी एक का अधिकार मतलब एकाधिकार। तो इसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं, एक ही निर्माता अथवा विक्रेता, एक ही पर ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार जिसमें एक का ही अधिकार है। फिर दूसरी विशेषता पूर्ति पर नियंत्रण। अब इसने जितना निर्माण किया उतना ही वह दे सकता है, मांग कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मांग कम हो ज्यादा हो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यदि वो उत्पादक जो है वो यदि उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है, तो पूर्ति पर जो है इसका नियंत्रण रहेगा पूरा। जितना मांग है, मांग के अनुरूप वो जितना देना चाह रहा है, जितना निर्माण करके वो सप्लाई करेगा, वही उसका कार्य है। तो पूर्ति पर पूरा इसका नियंत्रण है। देखिए अरब कंट्रीज में डीजल पेट्रोल जो है, हम ज्यादातर वहां से क्या करते हैं? आयात करते हैं। हम ही नहीं, पूरे लगभग विश्व में वहां से ये सब चीज का सप्लाई किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर ये कह सकते हैं हम कि वहां एकाधिकार है पूरे विश्व में। क्योंकि अरब कंट्रीज में जैसे हमारे यहाँ पानी के कुएं होते हैं, वैसे वहां तेल के कुएं होते हैं। बाकी और देश कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो उपलब्ध संसाधन नहीं है। लेकिन इस मामले में वो जो क्षेत्र है उस संसाधन से, भंडार से भरपूर है। तो वो जितना जैसे मूल्य वो निर्धारित करता है हमको देना होता है, तो इसलिए पूर्ति पर उनका नियंत्रण है। यदि वो चाहे तो पूर्ति रोक सकते हैं, चाहे तो पूर्ति दे सकते हैं, वो मूल्य अपना निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूर्ति पर नियंत्रण होता है एकाधिकार में। फिर यहाँ पे देखिए, निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं, कोई और उसके जैसी वस्तु उपलब्ध नहीं है, तभी तो एकाधिकार है और इसलिए पूर्ति पर नियंत्रण है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके लिए। फिर कीमत पर नियंत्रण। जब पूर्ति पर नियंत्रण है तो कीमत भी इनके द्वारा निर्धारित होती है ना? तो कीमतों पर भी इनका नियंत्रण होता है एकाधिकार में। नई फर्मों का प्रवेश नहीं।
एकाधिकार यानी एक ही फर्म, एक ही उद्योगपति है जो उस वस्तु का निर्माण कर रहा है। अब यदि उसमें नई फर्म आ गई उस जैसी वस्तु का निर्माण करने के लिए, तो एकाधिकार खत्म हो जाएगा, वो दूसरे इसमें आ जाएगा। कीमत विभेद, यहाँ कीमत विभेद भी हो सकता है। कीमत विभेद यानी इनके द्वारा मूल्य जो है निर्धारित किया जा सकता है अलग अलग। जैसे हम देखते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें वगैरह जो है अलग अलग राज्य में थोड़ी बहुत 19-20 होती हैं, तो कीमत विभेद भी यहाँ हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी जो है, जैसे छत्तीसगढ़ का अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, तो वो जो है जो सप्लाई कर रहे हैं वहां की कीमतें में भी परिवर्तन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहां पे कितना संसाधन उपलब्ध है, कितने का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ कीमत विभेद हो सकता है। तो ये है आपकी एकाधिकार बाजार की विशेषताएं। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछने योग्य है। अब आते हैं हम अपूर्ण प्रतियोगिता। देखिए, जो सबसे पहले हमने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा, उसके बाद एकाधिकार पढ़ा, तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है, तो इसकी विशेषताओं को ध्यान रखिए। यदि इसकी विशेषताएं आप अच्छे से ध्यान में रखते हैं, तो उसके आधार पर उसमें अंतर भी लिख सकते हैं। अब आता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता, पहले तो जो हमने पूर्ण पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट हो गया अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं पाई जाती, और इसमें जो मांग वक्र है गिरती हुई दशा में होता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं पाई जाती है, मतलब क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में नहीं होंगे, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, है ना। वही चीजें जो उसकी विशेषताएं में थी यहाँ वो नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी विशेषताएं, अल्प संख्या में विक्रेता यानी कम मात्रा में विक्रेता होंगे, वहां विक्रेताओं की संख्या अधिक, फर्में अधिक। फिर यहाँ पर कम क्रेता और विक्रेताओं की अज्ञानता, यानी यहाँ पर पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्रेताओं को भी नहीं है और विक्रेताओं को भी नहीं है। यानी जो व्यक्ति जिस वस्तु को बेच रहा है उसको भी नहीं मालूम कि वो उस वस्तु में क्या क्या गुण हैं, तो यहाँ पर भी उनको भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखिए कपड़ा, यदि कपड़ा मार्केट हम देखते हैं, रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड वस्तु के कपड़ों का जो मार्केट देखते हैं, कई प्रकार के कपड़े आते हैं, कई प्रकार के, और उसमें सब विक्रेताओं को भी नहीं पता होता है कि ये कपड़ा कौन सा है, ये किसमें कौन सा मिक्स है, कौन सा सिल्क है, कौन सा कॉटन है। कॉटन में भी देखिए ढेरों वैरायटी है, तो पूरा कॉटन कौन सा है, उसमें कुछ मिक्स वाला कपड़ा रहता है, मतलब होजियरी कपड़ा कौन सा है। तो कई बार विक्रेताओं को भी उतना ज्ञान नहीं रहता है और क्रेताओं को भी नहीं, तो यह है अपूर्ण प्रतियोगिता। फिर वस्तु की इकाइयों में अंतर, वस्तु की इकाइयों में भी यहाँ अंतर होता है, यानी अलग अलग वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध होगी। वस्तुओं की कीमत में अंतर, इकाइयों में अंतर, मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, उसकी समरूप वस्तुएं बिल्कुल थोड़ा बहुत 19-20 होगी, और उसी के कारण उसकी कीमतों में भी अंतर होगा, क्योंकि कपड़े में भी थोड़ा फर्क है, कोई भी वस्तु में क्वालिटी में थोड़ा फर्क कर दिया जाए तो कीमतें भी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन इन वस्तुओं का क्या करना होता है, यहाँ पे विज्ञापन करवाना होता है। विज्ञापन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे विक्रेता कम है, क्रेता कम है, तो उसके कारण लोगों को मांग बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए मांग वक्र यहाँ गिरती हुई दशा में है, इस मांग वक्र को गिरने नहीं देना है, उसके लिए विज्ञापन, मतलब लोगों को उस वस्तु की खूबी को बताना होता है। तो ये कार्य जो है विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर ऊंचा यातायात व्यय, ऊंचा यातायात व्यय क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले वाले हमने पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता में कि उसमें यातायात व्यय और विक्रय लागतें कम है, यहाँ हमको खर्चा लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण गतिशील नहीं है, क्रेता विक्रेताओं की संख्या ज्यादा नहीं है, और क्या बोलते पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान देने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है उस वस्तु के बारे में बताने के लिए। यातायात व्यय, क्योंकि आपको मार्केट तक के लुभाना, आकर्षण पैदा करना मार्केट में उस वस्तु के प्रति, उसके लिए कई प्रकार से लागत व्यय वगैरह बढ़ाई जाती है, यानी विक्रय के लिए विज्ञापन किया जा रहा है बोला। फिर घर पहुंच सुविधा या किसी प्रकार की छूट, इस प्रकार के प्रलोभन देकर क्या होता है, मार्केट में मांग बनाई जाती है। तो ये जो होती है अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं होती हैं। अब अपूर्ण प्रतियोगिता जो है इसके कुछ प्रकार है, इसमें है द्वाधिकार, अल्प अल्पाधिकार और एकाधिकारी। तो पहला पॉइंट जो है आपका द्वाधिकार,
ये जो प्रकार है, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, द्वाधिकार, है ना? इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। द्वाधिकार, जब बाजार में किसी वस्तु के केवल 2 ही विक्रेता पाए जाते हैं, 2 पे ध्यान दीजिए, 2 विक्रेता। जब एक विक्रेता था तो एकाधिकार था और बहुत सारे विक्रेता थे, क्रेता विक्रेता, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत था। अपूर्ण में 2 ही विक्रेता पाए जाते हैं, तब उसे द्वाधिकार कहते हैं। यह दोनों विक्रेता लगभग समान होते हैं, यानी एक जैसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर वस्तु की कीमतें प्राप्त होती है, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादकों को मिलती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं, केवल 2 ही उत्पादक होते हैं, एक समान वस्तु का विक्रय करते हैं, उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता है, लेकिन अब यहाँ पे निर्माता जो है, उत्पादक जो है, वो 2 हो गए। दोनों ही उत्पादक जब समान वस्तु का कार्य कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अपने-अपने कार्य में स्वतंत्र हैं, तो उन दोनों को क्या होता है, समान कीमत नीति का पालन करना होता है। यानी अपने वस्तु बेचने के लिए वो किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नीति जो है, उन नीतियों का, कीमत नीतियों का पालन करना उनको आवश्यक होता है। अन्यथा क्या होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब जबरदस्ती वस्तु का रेट मूल्य कम ज्यादा करके अपना लाभ कमाएं। वो सब चीज नहीं कर सकते हैं ये लोग। समान कीमत नीति का पालन किया जाता है। तो ये है द्वाधिकार। अब देखिए अल्पाधिकार। एकाधिकार में एक ही विक्रेता होगा। जब 2 आ गए तो वो हो गया द्वाधिकार, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आ गया। अल्पाधिकार यानी 2 से अधिक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण प्रतियोगिता में आ जाएगा। अब अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का वह प्रकार है जिसमें वस्तु विशेष के थोड़े से विक्रेता होते हैं। यहाँ थोड़े विक्रेता और बढ़ गए, 2 से अधिक हो गए, और प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार न केवल दूसरे फर्मों की कार्यवाही को प्रभावित करता है, बल्कि दूसरे फर्मों की कार्यवाही स्वयं उसके व्यवहार को भी प्रभावित करती है। क्योंकि अब यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा और बढ़ जाएगा। 2 है तो भी चलो दोनों मिलके अपन कार्य करते हैं, तो अपना समान कीमत करते हैं, इतना बड़ा मार्केट है और हम 2 ही व्यक्ति हैं, उत्पादक फर्में 2 ही है, तो दोनों को लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, यानी एक का व्यवहार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए, हम उस दुकान में या उस व्यक्ति का वो सामान को खरीदना पसंद करेंगे जहाँ की क्वालिटी, मतलब उनका व्यवहार अच्छा है। जैसे 2 दुकानों में, हमें 2-3 दुकानें हैं, लेकिन उस दुकान में जाएँगे जो दुकानदार अच्छा है, वो व्यवहार का अच्छा है, उसके पास वस्तु अच्छा दिखाता है, चिड़चिड़ाता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। अब यदि हम बड़े पैमाने पे यदि उसको देखते हैं, यानी जिसका कंपनी, जैसे देखिए अब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखिए, एलजी देखते हैं, सैमसंग देखते हैं, है ना? वीडियोकॉन देखते हैं। तो कौन-सी कंपनी अच्छी सर्विस देती हैं, उस कंपनी को हम प्रेफ़र करते हैं। तो इस प्रकार ये कंपनी का व्यवहार वहाँ पर अल्पाधिकार के अंतर्गत थोड़े विक्रेता और अधिक, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसकी भी देखिए विशेषताएँ में क्या आ जाएगा, विक्रेताओं की कम संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता जैसी नहीं है। समूह व्यवहार, यहाँ समूह में व्यवहार, कार्य जो होता है वो समूह में होता है, क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना? 2 से अधिक है। फिर समरूप अथवा भेदित वस्तुएं, यहाँ अनेक फर्म भी है, तो यहाँ पर देखिए फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा है, उतनी नहीं है, लेकिन समरूप समरूप तथा भेदित वस्तुएं यानी एक दूसरे जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कुछ फर्में हैं। तो कीमत स्थिरता, क्योंकि कीमत नीति का पालन यहाँ पर भी होगा। मन चाहे अपनी वस्तु को बेचने के लिए जबरदस्ती कीमतों के साथ समझौता या जबरदस्ती कीमतें बढ़ाई नहीं जाएगी। यहाँ पर फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन कठिन, ये चीज ध्यान रखिए, ये हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था कि वह सरल था, आसान था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फर्में थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी फर्में हैं, कम फर्में हैं। यदि एक फर्म बंद होती है तो उत्पादन पे और मांग पर उसका असर पड़ेगा, यानी मांग और पूर्ति का बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन कठिन होता है। मांग वक्र की अनिश्चितता, मांग वक्र की अनिश्चितता, कभी मार्केट में मांग अधिक भी हो सकती है, ज्यादा भी, कम भी हो सकती है।
तो ये मांग वक्र जो है ये अनिश्चित होता है। मांग वक्र गिरे ही ऐसा जरूर नहीं है, उठ भी सकता है, गिर भी सकता है। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मांग और पूर्ति के संतुलन को प्रभावित करता है। तो ये है प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता अपूर्ण का सेकेंड पॉइंट। पहला हुआ आपका द्वाधिकार, दूसरा है अल्पाधिकार और तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता ध्यान दीजिए, ये एकाधिकार और एकाधिकारी ये दोनों अलग है। इसी को हम एकाधिकारिक भी कह सकते हैं। इसका और एक नाम एकाधिकारिक। देखिए एकाधिकारिक का मतलब क्या हुआ? एकाधिकार मतलब एक ही विक्रेता है, लेकिन एकाधिकारी अपूर्ण प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण रूप है। यह वह स्थिति है जिसमें वस्तु के बहुत से विक्रेता है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से किसी न किसी रूप से भिन्न होती है। अब देखिए हम पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी में यदि देखते हैं तो वहां पे समरूप वस्तु है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे विक्रेता है। पूर्ण प्रतियोगिता में भी बहुत सारे विक्रेता थे, लेकिन यहाँ पर वो वहां समरूप वस्तुएं थे, यहाँ समरूप वस्तुएं नहीं है। उसका रूप जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। और एकाधिकार में क्या है? एक ही विक्रेता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, एकाधिकार यानी एक ही विक्रेता, जबकि यहाँ बहुत से विक्रेता है। बहुत से विक्रेता है तो हम पूर्ण के पास जाएंगे, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता है, लेकिन वो समरूप वस्तुओं का विक्रय करता है और यहाँ पे उसकी वस्तुएं जो है भिन्न भिन्न होती हैं। इसकी विशेषताओं पे ध्यान दीजिए। फर्मों तथा क्रेताओं की संख्या अधिक है ना, जैसा ये बोला है अधिक है। अब यहाँ समरूप वस्तुएं नहीं है, वस्तु विभेद है, यानी अलग अलग रूप की वस्तुएं हैं। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, ये भी आपका पूर्ण प्रतियोगिता के जैसा ही है, क्योंकि अधिक संख्या है मतलब निर्माण कार्य अच्छे से हो रहा है, तो स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होगा। फिर विक्रय लागतें, यहाँ पे विक्रय लागतें कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ नहीं, इसको कह सकते हैं हम विक्रय लागत। तो विक्रय लागत यहाँ पे आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण ज्ञान का अभाव है, ज्ञान पूरा नहीं है। तो आपको विज्ञापन व्यय जैसे विज्ञापन वगैरह करवाना होगा, या प्रलोभन यानी आकर्षण मार्केट में। देखिए यहाँ पर वो सारी चीजों यानी विक्रय लागतों के लिए यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, तो ये एकाधिकारी होगी। और विक्रय लागतों का अभाव जो था वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है। और यहाँ देखिए क्रेताओं की संख्या भी अधिक है, विक्रेता भी है और क्रेताएं भी हैं। फिर है गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता मतलब अलग अलग वस्तु विभेद है तो उनकी कीमतें अलग अलग है, लेकिन फिर भी उसमें प्रतियोगिता है। तो गैर कीमत प्रतियोगिता यानी एक फर्म जो है दूसरे फर्म के साथ प्रतियोगिता, कीमत के स्तर पर भी प्रतियोगिता करती है। हर फर्म अपनी वस्तु का जो है लागत कम से कम रखना चाहेगी। तो इस प्रकार से ये है एकाधिकारी प्रतियोगिता। अब ध्यान दीजिए पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर। तो जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है, मैंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता, बस उसकी विशेषताएं ध्यान रखें। विशेषताओं के आधार पर इसका अंतर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए वस्तु का एक मूल्य होगा, समरूप है वस्तुएं, वस्तु का एक मूल्य होगा, और यहाँ पे कीमत विभेद होगा, मूल्य अलग अलग हो सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक फर्में होगी, जिसमें यहाँ पर एक ही फर्म होगी और उसमें उद्योग एवं फर्म में अंतर नहीं होगा। देखिए उद्योग बड़े होते हैं, फर्में छोटी होती हैं, है ना। उद्योग जो होते हैं वो कीमत निर्माण करते हैं और फर्में जो होती है कीमत स्वीकारक होती है। यहाँ फर्मों को प्रवेश एवं छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है ना। फर्म प्रवेश भी आसानी से कर सकती है और निर्गमन बहिर्गमन भी आसानी से हो सकता है। और इसमें फर्म प्रवेश नहीं कर सकती। यदि फर्म प्रवेश कर दी तो वो एकाधिकार नहीं, वो द्वाधिकार में आ जाएगी, यानी एकाधिकार का टैग हट जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में मूल्य निर्धारक न होकर मूल्य स्वीकार करने वाली होती है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में जो होती है वो मूल्य निर्धारक न होकर स्वीकार करने वाली होती हैं, क्योंकि उद्योगों में मांग और पूर्ति के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। और एकाधिकार में एकाधिकारी वस्तु का मूल्य निर्धारक होता है, ना कि स्वीकार, क्योंकि ये तो खुद ही वस्तु, एक ही विक्रेता है वस्तु का निर्माण कर रहा है। तो यह
स्वीकार निर्धारक होता है, ना कि स्वीकार करने वाला। यहाँ फर्म का उद्योगों की पूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि ये पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ पर समरूप वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो स्थानापन्न वस्तुएं भी बाजार में उपलब्ध है, जबकि इसमें कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, जबकि यहाँ पर असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। फिर इसी आधार पे देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता और आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर आप कर सकते हैं। एकाधिकार और एकाधिकारी में आप अंतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा अंतर को आप करके ये वाला चैप्टर को आप क्लोज कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका इसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण। तो इसको देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होगा।